अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर साजिद का कि उन्होंने आज मुझे अपने ब्लॉग में इनवाइट किया है। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक जो है वो पाकिस्तान में इमरजेंसी मेडिसिन है और इस हवाले से हम बात करेंगे। थोड़ा सा अपना आपको तारुफ़ कराता चलूँ, मैं लंदन में एक सरकारी हॉस्पिटल में एज अ एमरजेंसी मेडिसिन रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ। इमरजेंसी मेडिसिन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है वो स्पेशलिटी है जिसके डॉक्टर्स इमरजेंसी में आने वाले तमाम मरीज़ों को देखते हैं। अब ये मरीज़ मेडिसिन से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं, सर्जरी से भी हो सकते हैं, ये गायनी इमरजेंसी भी हो सकती है, पीडियाट्रिक या ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी। तो जनरली देखा जाए तो हॉस्पिटल में आने वाला हर मरीज़ जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ रहा है तो उसको इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर्स देखते हैं। फ़वाइद इसके ये हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन का डिपार्टमेंट अगर जहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश है तो वो हॉस्पिटल्स की दूसरी जो स्पेशलिटीज़ होती हैं उन पर वर्कलोड को काफ़ी हद तक कम कर देता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको मेडिसिन या सर्जरी में रेफरल देने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उन्हें इमरजेंसी से डील करके घर पे भेजा जा सकता है और उनको फर्दर प्रॉपर फॉलोअप दिया जा सकता है, मगर उन्हें हॉस्पिटल में किसी स्पेशलिस्ट को फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर्स आमतौर पे देख के उनको स्टेबलाइज करके उनके सिम्टम्स को कंट्रोल करके उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। और इस तरह से हमारी जो सब स्पेशलिटीज़ हैं उन पर से बर्डन कम हो जाता है कि उन्हें हर पेशेंट को बजाते खुद इमरजेंसी में आके देखना पड़े। इसके अलावा इमरजेंसी मेडिसिन का दूसरा बड़ा जो फ़ायदा है वो रिससिटेशन के हवाले से होता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो रिससिटेशन हमारी बेसिक स्पेशलिटी जो होती है वो रिससिटेशन होती है, या आप कह लेंगे जो एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि इमरजेंसी मेडिसिन वाले और आईसीयू वाले रिससिटेशन को बहुत अच्छे तरीके से कैरी आउट करते हैं अलॉन्ग विद डिफरेंट अदर स्पेशलिटीज़। तो रिससिटेशन रूम इमरजेंसी मेडिसिन वाले चलाते हैं। इन सारी चीज़ों के अलावा इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर रिससिटेशन रूम, जैसे इमरजेंसी में आप आईसीयू का मुतबादिल करार दे सकते हैं, तो उसको चलाने में महारत रखते हैं। और जो भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल होते हैं या ऐसे पेशेंट जो कि फ़ौरी तौर पे जिन्हें एडवांस लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो एडवांस लाइफ सपोर्ट में महारत रखता हो और हर किस्म के इंतहाई क्रिटिकल पेशेंट्स डील कर सकता हो और उनको स्टेबलाइज करने के बाद उन्हें मुतालिका स्पेशलिटी की तरफ रेफ़र कर सकता हो। तो ये एक और फ़ायदा है इमरजेंसी मेडिसिन का कि जो आपके बहुत ज़्यादा अक्यूट पेशेंट होते हैं, जो लेवल 1 और लेवल 2 के पेशेंट्स होते हैं, या जो कार्डियक अरेस्ट हैं, आपके मेजर ट्रॉमास हैं, ठीक है, आपकी किसी भी किस्म की ऐसी मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, तो वो रिससिटेशन रूम में आती है और उसको इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर ही डील करते हैं। आपने सवाल किया कि पाकिस्तान में इमरजेंसी मेडिसिन का शोबा फ़ाल है या नहीं है। देखें, पाकिस्तान में इमरजेंसी मेडिसिन का शोबा आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ की तरफ आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अपना आपको मनवा रहा है। चंद बड़े हॉस्पिटल शहरों के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उधर इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग का आगाज़ हो गया है। कराची में, आगा खान में, लियाकत नेशनल में, जिना में, पिंडी में होली फैमिली हॉस्पिटल है, इसके अलावा शिफा हॉस्पिटल है, और लाहौर में इस तरह से किंग एडवर्ड में। मेरी महदूद मालूमात के मुताबिक सिर्फ ये हॉस्पिटल, मगर यकीनी तौर पे दूसरे भी होंगे जहाँ पर इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया है और वहाँ पर इमरजेंसी डिपार्टमेंट को प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में शोबा आहिस्ता आहिस्ता पजीराई हासिल कर रहा है। इसको वो पजीराई हासिल नहीं है जो मेडिसिन में या सर्जरी में या हमारी दूसरी सब स्पेशलिटीज़ में होती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये अपने मकाम बना रहा है। हम अपने पड़ोसियों से यानी इंडिया से, श्रीलंका से और बांग्लादेश से बहुत पीछे हैं, मगर उसके बावजूद उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में हम इसमें प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे। अच्छा, आपने सवाल किया कि इमरजेंसी का जो आम शोबा होता है या एक जो प्रॉपर तरीके से इमरजेंसी मेडिसिन का शोबा होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो यकीनी तौर पे फ़र्क है, और ये फ़र्क जो है वो हॉस्पिटल के फ़्लो को स्ट्रीमलाइन करने में और पेशेंट्स को बेटर केयर प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रॉपर इमरजेंसी मेडिसिन का शोबा होता है वो बड़े अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज होता है। व्हेन आई से वेल ऑर्गेनाइज, तो ऐसा शोबा आम तौर पे बहुत सारे छोटे छोटे सब डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड होता है। कोई भी पेशेंट सबसे पहले आता है तो वो ट्रियाज पर जो है ना वो अपने आप को रजिस्टर कराता है। ट्रियाज में जो नर्सेज होती हैं वो उसके सिम्टम्स पूछती हैं और सिम्टम्स पूछने के बाद इस बात को तय करती हैं कि वो किस कैटेगरी में आ रहा है। अच्छा, कैटेगरी के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो ट्रियाज की 5 कैटेगरीज होती हैं। लेवल 1 कैटेगरी वो है जिसे इमीडिएटली ऑन अराइवल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेवल 2 कैटेगरी वो है जो 10 मिनट के अंदर देखी जाती है। लेवल 3 कैटेगरी जो है वो 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर देखी जाती है। लेवल 4 1 से 2 घंटे के दरमियान, और लेवल 5 कैटेगरी वो होती है जो बहुत स्टेबल पेशेंट है तो उसको आप 2 घंटे के बाद भी देख सकते हैं। तो इस हवाले से नर्सेज का किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में, कि वो इस बात को तय करती हैं कि
किस कैटेगरी में पेशेंट फॉल कर रहा है। अगर उन्हें थोड़ा बहुत डाउट होता है तो वो यकीनी तौर पे डॉक्टर्स की हेल्प ले लेती हैं, वरना आमतौर पे नर्सेस ट्रैच में बहुत अच्छी होती हैं। जब एक दफ़ा पेशेंट ट्रैच हो जाता है, उसकी कैटेगरी असाइन हो जाती है, तो उसके बाद फिर मुतालिका कैटेगरी का जो शोबा है उसमें भेज दिया जाता है। अब लेवल 1 के जो पेशेंट होते हैं वो आमतौर पे रिससिटेशन रूम या जिसको आप इमरजेंसी का आईसीयू कहते हैं वहाँ पर डील होते हैं। तो यहाँ पे एडवांस लाइफ सपोर्ट के तमाम किस्म के इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से लेवल 2 को भी पेशेंट डिपेंड अपॉन देयर प्रेजेंटेशन वो रिससिटेशन रूम में भी डील हो सकते हैं, और डिपेंड अपॉन देयर प्रेजेंटेशन वो आमतौर पे जो आपका मेजर एरिया होता है या जो आपका मेजर पेशेंट मेजर वार्ड आप जिसको कह लीजिए, तो वहाँ पर जो है ना वो डील होते हैं। इसी तरह से लेवल 3 के पेशेंट भी जो है ना वो मेजर वार्ड में डील होते हैं। लेवल 4 और लेवल 5 बिल्कुल एम्बुलेटरी पेशेंट होते हैं। ऐसे पेशेंट्स को आमतौर पे बेड की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, सिम्टम उनके खासे स्टेबल होते हैं। तो ये फिर सिटिंग या वेटिंग एरिया जो सिटिंग एरिया होता है वहाँ पर देख लिए जाते हैं। तो इस तरह से फ़्लो स्ट्रीमलाइन बहुत ज़्यादा हो जाता है और प्रायोरिटाइज हो जाती हैं चीज़ें कि लेवल 1 वाला गैर ज़रूरी तौर पे इंतज़ार नहीं करता, लेवल 2 वाला गैर ज़रूरी तौर पे इंतज़ार नहीं करता, जबकि लेवल 4 और 5 वाले जो डिपेंड अपॉन देयर सिम्टम्स जो हैं वो इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सिम्टम्स जो होती हैं वो सेट होती हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई कि पेशेंट के फ्लो को आप किस तरह से स्ट्रीमलाइन करते हो। फिर दूसरी चीज़ ये होगी कि डिपार्टमेंट जो प्रॉपर तरीके से चल रहा होता है वो कैसे है। हर शिफ्ट के शुरू में आप डॉक्टर्स को मुख्तलिफ जगह पे एलोकेट कर देते हो। कुछ डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ रिससिटेशन के केसेस देखेंगे, तो उनका काम ये है कि रिससिटेशन में कितने भी केसेस आते हैं वो उन्होंने देखने हैं। इसी तरह से कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि मेजर्स एरिया, जिसको आप नॉर्मल मेडिकल और सर्जिकल मिक्स इमरजेंसी कह सकते हैं, तो वहाँ पर होते हैं। उनका काम सिर्फ ये है कि मेजर्स एरिया में आने वाले पेशेंट को देखने। इसी तरह से कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं उनको हम असेसमेंट एरियाज़ में रखते होते हैं, जो हमारे एम्बुलेटरी असेसमेंट एरियाज़ हैं, जहाँ पर पेशेंट्स इतने स्टेबल होते हैं कि वो चेयर्स पे बैठ सकते हैं और उनको वहीं पे शॉर्ट इंटरव्यू के बाद कुछ प्रेस्क्रिप्शन देके घर पे भेज दिया जाता है। तो ये फ़र्क होता है कि डॉक्टर्स एलोकेट हो जाते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ पे। हर डॉक्टर को ये एक्सपेक्टेशन, हर डॉक्टर से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उसको तमाम काम आते हैं। मतलब उसको अगर उसको कहा जाए कि वो रिससिटेशन में काम करे तो वो उसके लिए भी तैयार है, अगर उसको कहा जाए कि वो मेजर्स में काम करे वो उसके लिए भी तैयार है, और अगर उसको कहा जाए कि वो एम्बुलेटरी असेसमेंट एरिया में काम करे तो उसके लिए भी तैयार है। इसके अलावा माइनर सर्जिकल इमरजेंसी होती है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सूचरिंग्स और माइनर ट्रॉमा डील किए जा रहे होते हैं, तो ये भी आमतौर पर डॉक्टर्स डील कर रहे होते हैं। और इधर भी हम लोग एक प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर जो है वो रखते होते हैं जो कि इन चीज़ों को डील कर सके। जी, इमरजेंसी सर्जरी के हवाले से आपने बात की, इसमें ट्रॉमा सर्जरी बेसिकली जो है ना वो होती है, और कुछ डेडिकेटेड ट्रॉमा सर्जन्स होते हैं हर ट्रॉमा सेंटर के अंदर, और वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल सर्जरीज करना और रिससिटेशन करना और इस तरह के जो एमरजेंसी सर्जरीज होती हैं ट्रॉमा के पेशेंट्स में, उनमें अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। वरना अदरवाइज़ जो नॉर्मल सर्जिकल इमरजेंसीज़ हैं वो आमतौर पे जनरल सर्जन्स ही डील करते होते हैं। अब ये है कि जनरल सर्जरी में दो उन्होंने वो निकाल दी हैं, सब स्पेशलिटी निकाल दी हैं, एक हेपेटोबिलियरी सर्जरी है और एक कोलोरेक्टल है, तो वो दो अलग-अलग हो जाते हैं। बाकी अदरवाइज़ जनरल सर्जन ही आमतौर पे डील कर रहे होते हैं इसको। जी, देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है यूके में आप किस तरह से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप करियर के किस लेवल पर हैं। तो से फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक यंग ग्रेजुएट हैं और आपने 20 साल 2 साल हुआ है आपको एमबीबीएस किए हुए, और आपने एमबीबीएस करने के बाद जो है वो अपनी हाउस जॉब की है एंड यू वांट टू रिलोकेट टू यूके, तो ऐसी सूरत में तो आप प्लान करें यूके आ जाएं और यहाँ पे आके एज ए जनरल जूनियर क्लिनिकल फ़ेलो काम करें। और जूनियर क्लिनिकल फ़ेलो जब आप काम करेंगे तो साल एक काम करने के बाद आपको एनएचएस का इतना आइडिया हो जाता है कि जो रेजिडेंसी ट्रेनिंग की एप्लीकेशंस आती हैं तो आप उस प्रोग्राम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और उसका एक तरीक़ाकार होता है, नवंबर के अंदर ये एप्लीकेशंस आती हैं आमतौर पे, और द नेक्स्ट ईयर जनवरी के अंदर आमतौर पे इसके इंटरव्यू होते हैं, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में वो आपको 6 साल के इमरजेंसी मेडिसिन रेजिडेंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इंडक्ट कर लेते हैं। इसका कोड ST कहलाता है, यानी स्पेशलिटी ट्रेनिंग। सो स्पेशलिटी ट्रेनिंग ईयर 1 से लेके स्पेशलिटी ट्रेनिंग ईयर 6 तक आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। 6 साल आपकी ट्रेनिंग होती है, और 6 साल की ट्रेनिंग के अख्ताम पे आपको प्रोवाइडेड ये कि आपने FRChem के सारे एग्ज़ाम्स पास कर लिए हैं तो आपको जो है वो कंसल्टेंट की डिग्री मिल जाती है, और इस तरह से आप यहाँ से स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं। ये तो हो गई एक बात। जहाँ तक ताल्लुक़ है दूसरी बात का कि अगर आप करियर के मिड लेवल पर हैं, आप पाकिस्तान में कहीं पर जो है ना वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं, या आप गल्फ़ में कहीं पर जो है सऊदीया में या ओमान में या सऊदी अरब में, सऊदीया में, ओमान में, या फिर ये कि आप जो है वो
यूएई के अंदर अगर काम कर रहे हैं एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर और यू वांट टू परसू दिस कैरियर, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपको मेंबरशिप एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन का। तो मेंबरशिप एग्ज़ाम जो होता है, जो नॉन यूके ट्रेनीज़ होते हैं उनके लिए इस तरह से है कि सबसे पहले वो एफ आर कैम पास करते हैं प्राइमरी, फिर एफ आर कैम इंटरमीडिएट पास करते हैं, और फिर बजाय इसके कि वो एफ आर कैम फाइनल करें, चूँकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं है, बजाय इसके कि वो एफ आर कैम फाइनल करें, वो मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन की ऑस्की करते होते हैं। तो आपका एफ आर कैम प्राइमरी, एफ आर कैम इंटरमीडिएट और फिर एम आर कैम की ऑस्की, जब आप ये 3 एग्जाम्स पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप यूके में एज अ रजिस्ट्रार काम कर सकते हैं। और जब आप रजिस्ट्रार काम कर रहे होते हैं तो आपके पास रजिस्ट्रार से कंसल्टेंट बनने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो सीज़र कहलाता है, उसके लिए हम यकीनन इंशाल्लाह फिर कभी वीडियो करेंगे जिसमें मैं आपको इस तरीके के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे सकूँगा। और दूसरा तरीका प्रॉपर रेजिडेंसी ट्रेनिंग का तरीका कहलाता है। तो जो प्रॉपर रेजिडेंसी ट्रेनिंग है, जैसा कि मैंने इसी वीडियो के शुरू में बताया था थोड़ी देर पहले, कि प्रॉपर रेजिडेंसी ट्रेनिंग जो है वो नवंबर में हर साल उसकी दरख्वास्तें आती हैं, और आपका एग्ज़ाम आपके नवंबर में जब आप दरख्वास्त देते हो तो उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, और देन दे सेलेक्ट के किन लोगों को सेलेक्ट करना है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितना एक्सपर्टीज़ है, वो आपको ST1, ST2 या ST3 में इंडक्ट कर सकते हैं। मगर ये बड़ा एक्सपर्टीज़ के ऊपर डील करता होता है, और उसमें आपको यकीनन अपने साइन ऑफ दिखाने होते हैं कि आप जो काम आपको आता है या जो प्रोसीजर्स आपको आते हैं तो उसमें आप साइन ऑफ हैं, ताकि वो उनकी तसल्ली हो सके कि आप करिकुलम को जो उनका है उसको आप पूरा करते हैं। जी देखिए, जब मैं पाकिस्तान में काम कर रहा था इमरजेंसी मेडिसिन में, तो 2010 से और 2014 का वक्त था। इमरजेंसी मेडिसिन नया CPSP ने शुरू कराया था, तो मैंने पाकिस्तान में तो FCPS इमरजेंसी मेडिसिन को नहीं ट्राई किया। मगर जब मैं काम कर रहा था तो ज़ाहिर बात है कि थोड़ा स्ट्रीमलाइन होने का फ़र्क होता है। मतलब जो मैंने देखा है कि पाकिस्तान में शोबा थोड़ा सा हैफेजर्ड हो जाता है इमरजेंसी मेडिसिन का। आहिस्ता आहिस्ता अब उसमें बेहतरी आ रही है। मुझे भी आए हुए यहाँ पे काफ़ी अर्सा, मुझे भी पाकिस्तान से आए हुए काफ़ी अर्सा हो गया है, तो ये कि मुझे आइडिया नहीं है कि अब कैसा चल रहा है। मगर उन दिनों में शोबा यकीनी तौर पर थोड़ा सा क्योटिक होता था और स्ट्रीमलाइन नहीं होता था, तो थोड़ा सा जो है वो इस हवाले से मैनेजमेंट के जो मसाइल होते थे वो बहरहाल होते थे। बाकी अदरवाइज़ अब आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो है वो शोबा तरक्की कर रहा है, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो गई होंगी आहिस्ता आहिस्ता। देखें, आपने पूछा कि GMC में रजिस्ट्रेशन का क्या तरीक़ाकार है। तो GMC आपको प्लेब के बाद रजिस्टर करती है, या फिर ये कि अगर आप किसी भी रॉयल कॉलेज की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके बाद रजिस्टर कर देती होती है। बस एक बात का ध्यान रखें, प्लीज़ बराए मेहरबानी अपनी जॉब के अंदर किसी भी किस्म का गैप ना आने दें, क्योंकि अगर 28 दिन से ज़्यादा का गैप है तो फिर ऐसी सूरत में आप उसके बावजूद भी आप हासिल कर सकते हैं GMC, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत सारे अच्छे एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने बड़े लंबे लंबे गैप के बाद जो है ना वो GMC एक्वायर की है, और इस सिलसिले में एक डिफाइंड तरीक़ाकार यकीनी तौर पे मौजूद है। मगर कोशिश करें कि हैज़ल फ्री अगर आपको जाना है, अगर आपको डॉक्यूमेंट कलेक्शन में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो अपनी जॉब के अंदर कोई गैप ना आने दें। 28 डेज़ से ज़्यादा का जो गैप है, देन यू हैव टू टेल GMC कि जी आप क्या कर रहे थे इन दिनों में। अगर 28 डेज़ से कम का गैप है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। तो लेटेस्ट जो गाइडेंस थी वो ये थी कि 28 दिन का जो है वो गैप का ध्यान रखें। तो आप प्लेब के थ्रू आ रहे हैं या आप मेंबरशिप के थ्रू आ रहे हैं, दोनों सूरतों में आते हुए बस इस बात का ध्यान रखें कि जॉब्स में गैप ना आए। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होते हैं जिनका मतलब ये जॉब में गैप आया होता है, तो कोशिश करेंगे आप इसको जितना ज़्यादा मिनिमाइज़ कर सकते हैं ना, उतना ज़्यादा आप हैज़ल फ्री और बड़े आराम से चले जाएंगे। फिर भी अगर आपका गैप है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस सिलसिले में मुख्तलिफ गाइडेंस मौजूद होती हैं ऑनलाइन। तो अगर आप वो गाइडेंस लेते हैं और GMC की वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहते हैं तो उन्होंने हर चीज़ बड़े वजाहत के साथ लिख दी है, तो यू कैन ईज़िली गो थ्रू। फैसल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए अपने कीमती वक्त में से टाइम स्पेयर किया और गिरां कदर मालूमात फराहम की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इन मालूमात से और आज की इस वीडियो से लोगों को इमरजेंसी मेडिसिन का शोबा समझने में काफ़ी मदद मिलेगी, और जूनियर डॉक्टर्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर वक्त मिला तो इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ इस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे और आपसे गिरां कदर मशवरे लेंगे। इंशाल्लाह अगली दफ़ा एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।